द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संसदीय प्रस्तावों पर यानी कि पार्लियामेंट्री मोशंस पर। साथ ही साथ हम संकल्प को भी देखेंगे और वीडियो के अंत में हम प्रश्नों को भी देखेंगे। यदि प्रीलिम्स में या मेंस में कोई प्रश्न इससे संबंधित आता है तो उसे 100% आप कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ पे शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं तो आप उसे कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आखिर ये प्रस्ताव होते क्या हैं जो संसद में पेश किए जाते हैं। तो संसद की जो कार्यवाही होती है उसका संचालन प्रस्तावों और संकल्पों के अंतर्गत ही होता है, याद रखिएगा। और जो प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल जो लाया जाता है वो अपने आप में पूरा जब हो जाता है तो उसी को संकल्प या रिजोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो एक एक लाइन में पहले हम संकल्पों को देख लेते हैं कि संकल्प कितने प्रकार के होते हैं और क्या होता है उसका मतलब। इस तरह के प्रश्न कई बार आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो संकल्प को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प जो किसी सदस्य द्वारा पेश किए जाते हैं, मंत्री द्वारा नहीं। और सरकारी संकल्प जो है मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं। और सांविधिक संकल्प जो है जो संसद के अंतर्गत कोई एक्ट होता है, अधिनियम होता है, उसके अंतर्गत ही पेश किए जाते हैं। ठीक है, आगे आप एक एक लाइन में देख लें। गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प किसी सदस्य द्वारा पेश किए जाएंगे। ठीक है, सरकारी संकल्प मंत्रियों के द्वारा। और सांविधिक संकल्प जो है, ठीक है, इसका नाम ही आप देख सकते हैं, नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संविधान द्वारा कोई एक्ट या फिर संसद के द्वारा किसी एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान है उसमें उसके अकॉर्डिंग ही पेश किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रस्ताव। तो प्रस्ताव जो है वो किसी मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है और किसी निजी सदस्य के द्वारा भी पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशंस। ठीक है, तो इसमें सबसे नंबर 1 पर हमारे सामने आता है विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन। और इसका उल्टा होता है अविश्वास प्रस्ताव जिसे कहा जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो विश्वास प्रस्ताव जो है वो मंत्री परिषद की ओर से लाया जाता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, और कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में, क्योंकि मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। ठीक है, आर्टिकल 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास हासिल होना चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी है, अनिवार्य है। और इसे सरकार स्वयं सिद्ध करने के लिए लाती है। सरकार जो प्रेजेंट टाइम में होती है वो क्यों लाती है? सिद्ध करने के लिए कि उसे विश्वास हासिल है, सदन की सहमति प्राप्त है। और यदि ये विश्वास प्रस्ताव गिर जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट होती है उसे ये विश्वास हासिल होना ज़रूरी है। ये है विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, और इससे संबंधित एक घटना घटी थी, पहली घटना जब ये विश्वास प्रस्ताव लाया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार जो है 1 लाइनर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो विश्वास प्रस्ताव से संबंधित जो पहली घटना थी वो 1979 में घटी। राष्ट्रपति ने जब चरण सिंह की सरकार को, ठीक है, चौधरी चरण सिंह की गवर्नमेंट को लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहा। ठीक है, 1979 गवर्नमेंट चौधरी चरण सिंह की, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो विश्वास प्रस्ताव की तरह अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं सरकार जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो विश्वास प्रस्ताव के साथ साथ अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में ही लाया जाएगा। इस बिंदु को, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यह प्रस्ताव लोकसभा में कौन लाएगा? जहां विश्वास प्रस्ताव आप देख रहे हैं कि मंत्री पर जो स्वयं सरकार ही लाती है, लेकिन यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव है, ये विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा ही लाया जाएगा। ठीक है, और इस प्रस्ताव के पारित होने से सरकार गिर जाती है। क्यों? क्योंकि सरकार लोकसभा में अपना विश्वास खो देती है। ठीक है, और इस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है, तभी इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। इस बिंदु को भी याद रखिएगा। प्रीलिम्स में इस तरह के पॉइंट अक्सर पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दे देता है और आपको बताना होता है कि इनमें से कौन सा या कौन से सही हैं। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में किसी विपक्षी दल के द्वारा लाया जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता भी होती है, तभी लाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला प्रस्ताव देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो ऊपर हम बता ही चुके हैं, फिर से देख लें। विश्वास प्रस्ताव सरकार के द्वारा स्वयं ही लाया जाता है, वहीं अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अगला है निंदा प्रस्ताव।
ध्यान से सुनते चलें, समझते चलें, और इसके बाद आपको यदि लिखना हो तो आसानी से आप लिख भी सकते हैं। ठीक है। निंदा प्रस्ताव भी लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में सेंसर मोशन कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रस्ताव को लोकसभा के नियम एवं प्रक्रियाओं के नियम 184 के अंतर्गत लाया जा सकता है। ठीक है, निंदा प्रस्ताव को याद रखिएगा 184, और ये भी विपक्षी दलों के द्वारा ही लाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि निंदा प्रस्ताव है तो निंदा कौन करेगा? विपक्ष ही करेगा। ठीक है, यदि सदन में निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होता है? मंत्रिपरिषद को यथाशीघ्र ही लोकसभा का विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। यदि नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है? सरकार गिर जाती है। ठीक है, और सामान्यतः ये प्रस्ताव किसी मंत्रियों के समूह या फिर संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। निंदा प्रस्ताव जो है पार्टिकुलर किसी मंत्री के खिलाफ लाया जा सकता है, फिर मंत्रियों के किसी समूह के खिलाफ भी लाया जा सकता है, या फिर पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। ठीक है, यदि पार्टिकुलर किसी मिनिस्टर के खिलाफ लाना है तो आप निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है स्थगन प्रस्ताव, जिसे एडजर्नमेंट मोशन कहा जाता है। स्थगन प्रस्ताव को लाने के लिए जो पीठासीन अधिकारी होता है उसकी परमिशन लेना अनिवार्य है। ठीक है, पीठासीन अधिकारी की, यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा। इस प्रस्ताव को जिस भी सदन में लाएंगे उस सदन के कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है, पहला कि पीठासीन अधिकारी की परमिशन चाहिए, दूसरा उस सदन के, जिस भी सदन में लाएंगे उस सदन के कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी स्थगन प्रस्ताव के लिए, तभी आप ला सकते हैं। याद रखिएगा, संसद का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। ठीक है, इसके बाद किसी सार्वजनिक या तात्कालिक महत्व के विषय या घटना की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए तथा उस पर विचार करने के लिए सदन में चल रही कार्रवाई को स्थगित करना इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट विषय आ गया जो सार्वजनिक या तात्कालिक महत्व का है तो सदन में जो कार्रवाई चल रही होती है उस कार्रवाई को रोकना, और इस मुद्दे पे जो सार्वजनिक और तात्कालिक महत्व का है इस पर चर्चा कराना इस स्थगन प्रस्ताव का मेन पर्पज़ होता है। ठीक है, ताकि उस लोक महत्व के विषय पर चर्चा हो सके। ठीक है, और यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो नियमित कार्रवाई रोक दी जाती है। जो नियमित कार्रवाई चल रही होती है उसे रोक करके उठाया गया जो मैटर होता है उस पर चर्चा की जाती है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रस्ताव है। ठीक है, क्योंकि देश में कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है जो सार्वजनिक या फिर बहुत तात्कालिक महत्व की है तो उस पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस प्रस्ताव को लाया जाता है। इसके बाद अगला है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। ठीक है, तो इस प्रस्ताव को किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा में या राज्यसभा में, और इसके लिए भी पीठासीन की परमिशन चाहिए और साथ ही साथ 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता भी होती है। दोनों कंडीशन यहाँ पर भी हैं, ऊपर स्थगन प्रस्ताव की तरह यहाँ पर भी। ठीक है, इसे सदन का कोई सदस्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर मंत्री के ध्यानाकर्षण करने के लिए प्रस्ताव लाता है। जैसा कि इसका नाम ही आप देख रहे हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तो सदन का कोई भी सदस्य ला सकता है। इस प्रस्ताव को क्यों लाता है? किसी महत्वपूर्ण विषय पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। ऐसी स्थिति में क्या होगा? मंत्री तुरंत भाषण दे सकता है या फिर कोई डेट फिक्स कर सकता है, उस डेट में वो भाषण देगा। ठीक है, अगला है विशेषाधिकार प्रस्ताव। ठीक है, प्रिविलेज मोशन। इसमें क्या होता है, इसका नाम से ही आप देख रहे हैं, इस प्रस्ताव को भी किसी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा, इसे किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। ठीक है, किसी मंत्री द्वारा संसद सदस्यों के विशेषाधिकार के उल्लंघन की स्थिति में यह प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, संसद सदस्य जो होते हैं एमपीज, ठीक है, उनमें से किसी का भी विशेषाधिकार या सांसदों के ग्रुप का विशेषाधिकार उल्लंघन होता है। ठीक है, तो ये विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। तो उल्लंघन कौन करेगा? कोई मंत्री ही कर सकता है। ठीक है, तो उस मंत्री के खिलाफ जो है ये विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? उस मंत्री के व्यवहार की निंदा करना। ठीक है, जिसने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, यही पर्पज होता है इस विशेषाधिकार प्रस्ताव का। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे धन्यवाद प्रस्ताव। ठीक है, मोशन ऑफ थैंक्स। धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना सरकार के लिए बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा सरकार गिर जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा एवं मतदान होता है। राष्ट्रपति का भाषण जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा ही तैयार किया जाता है। ठीक है,
जिसमें सरकार की भविष्य की योजना और कार्य निष्पादन का वर्णन होता है। ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव। इसके बाद हम आगे देखेंगे अनियत दिन वाले प्रस्ताव, नो डे येट नेम्ड मोशन। जैसा कि इसका नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, यह प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चर्चा के लिए स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, और कार्य मंत्रणा समिति की सलाह करके सदन की कार्यसूची को देखने के बाद इस तरह के प्रस्ताव की तिथि निर्धारित की जाती है। यदि टाइम होगा कार्यसूची को देखेंगे, ठीक है, और कार्य मंत्रणा समिति से सलाह करके डेट फिक्स करेंगे, तभी ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक विशेष उल्लेख है जिसे स्पेशल मेंशन कहा जाता है। ये प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में उठाया जाता है। ठीक है, ये भी एक प्रस्ताव ही है जिसका नाम है विशेष उल्लेख, और लोकसभा में नियम 300 के अंतर्गत ही, लोकसभा में नियम 377 के ही समान है ये। ठीक है, लोकसभा में ऐसे मामले हम आगे देखेंगे। नियम 377 आखिर क्या है। औचित्य प्रश्न देखेंगे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ये प्रस्ताव विपक्षी दलों के द्वारा लाया जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही आप देख पा रहे हैं औचित्य। तो औचित्य क्या है, इस तरह का सवाल कौन करेगा, विपक्षी ही करेंगे, विपक्षी दल के सदस्य। ठीक है, तो विपक्षी दलों के द्वारा लाया जाता है। इस प्रस्ताव के द्वारा सरकार को दबाव में लाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रस्ताव के द्वारा सरकार को दबाव में लाने का प्रयास किया जाता है, और सदन की कार्यवाही के संचालन के सामान्य नियमों का पालन न करने पर सदन के किसी सदस्य द्वारा औचित्य प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नियम 377 है। ठीक है, विशेष उल्लेख आपने ऊपर देखा राज्यसभा में लाया जाता है, तो ठीक वैसा ही यहाँ पर नियम 377 में होता है। ठीक है, ये लोकसभा में लाया जाएगा। ऐसे मामले 377 के अंतर्गत ऐसे मामले उठाए जाते हैं जो औचित्य प्रश्न ना हो, जिन्हें प्रश्नकाल के दौरान या अल्पकालीन चर्चा के दौरान या स्थगन प्रस्ताव के दौरान या फिर किसी अन्य प्रस्ताव के दौरान नहीं उठाया जा सकता, उनको केवल और केवल नियम 377 के अंतर्गत ही उठाया जा सकता है। इस बात को याद रखिएगा, यही है नियम 377। इसी का जो समान है वो विशेष उल्लेख है राज्यसभा में। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे जो नियम 377 है, इसमें प्रतिदिन 20 सदस्यों को मामले उठाने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, इससे अधिक नहीं। इसके बाद फिर क्लोजर मोशन आता है जिसे समापन प्रस्ताव कहा जाता है। इसे कटौती प्रस्ताव भी कहा जाता है, इसका एक अन्य नाम है कटौती प्रस्ताव। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य सदन में जो चर्चा चल रही है उसको समाप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रस्ताव पारित होने पर चर्चा को बीच में रोक के संबंधित विषय पर मतदान करा लिया जाता है। ठीक है, समापन प्रस्ताव 4 प्रकार के होते हैं, इसे भी याद रखिएगा, एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो साधारण प्रस्ताव होता है, कंगारू प्रस्ताव, ठीक है, घटकों द्वारा, और गिलोटिन। तो गिलोटिन क्या होता है, संसदीय प्रणाली में गिलोटिन का मतलब है किसी विषय पर सदन में जो बहस जारी है उसे अचानक ही समाप्त करके सदन में मतदान के लिए भेज देना। ठीक है, इसी को गिलोटिन कहा जाता है। ठीक है, ये फ्रेंच लैंग्वेज है। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है गिलोटिन। इसके बाद हम आगे देखेंगे प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, ये सही है। और अविश्वास प्रस्ताव ऊपर आप देख चुके हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाता है, और वो भी विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा। दोनों पॉइंट सही हैं, तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम, लोकसभा के कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? तो ऊपर आपने देखा 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या होता है? तो सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव
रखने के लिए ऐसे कारण जिन पर यह आधारित है देना आवश्यक है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नियमों में ग्राह्यता की कोई शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं। यदि किसी अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाए तो इजाज़त मिलने के 10 दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करना अनिवार्य है। राज्यसभा किसी अविश्वास प्रस्ताव को ग्रहण करने के लिए सशक्त नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा एक कथन इसमें सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए ऐसे कारण जिन पर ये आधारित है देना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान में निम्नलिखित में से किस एक के क्षेत्र को सीमित किया है? अल्पावधि चर्चा, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव या फिर शून्यकाल। तो ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान में आपको बताना है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, इस क्षेत्र को सीमित किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो ऊपर आप देख चुके हैं, मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव को रख सकती है। ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन। इसके बाद अगला है, संसद के स्थगन प्रस्ताव का लक्ष्य क्या होता है? बजट प्रस्ताव में कटौती करना, या सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना, या फिर मंत्रियों से सूचना प्राप्त करना, या सरकार को अपदस्थ करना। तो संसद में जो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है उसका लक्ष्य आपको बताना है कि क्या होता है। संसद के स्थगन प्रस्ताव का जो लक्ष्य होता है वो आप ऊपर देख चुके हैं, सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना होता है, ना कि बजट प्रस्ताव में कटौती करना, ना कि मंत्रियों से सूचना प्राप्त करना, ना कि सरकार को अपदस्थ करना। तो स्थगन प्रस्ताव में ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। स्थगन प्रस्ताव के द्वारा जनहित से जुड़ी आवश्यक समस्या को सदन के समक्ष लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव के द्वारा ऊपर आप देख चुके हैं, इस प्रस्ताव के बारे में निम्न में से कौन सी समस्या उपयुक्त नहीं है? यदि लोगों की सुरक्षा खतरे में हो, यदि कई लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई हो, यदि कर्ज के कारण किसान ने आत्महत्या की हो, यदि रेल दुर्घटना हो गई हो। तो स्थगन प्रस्ताव के द्वारा जनहित से जुड़ी आवश्यक समस्याओं में से रेल दुर्घटना हो गई हो, ये समस्या उपयुक्त नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सभी समस्याएं उपयुक्त हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। स्थगन प्रस्ताव पर जब बहस हो रही हो तो सदन को स्थगित करने की शक्ति किस में निहित होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर अभ्यर्थियों से गलत हो जाता है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न। तो स्थगन प्रस्ताव पर बहस जारी है तो ऐसे में स्थगन को स्थगित करने की शक्ति सदन के पास ही होती है, सदन के अध्यक्ष के पास नहीं होती, ना प्रधानमंत्री के पास होती है, ना राष्ट्रपति के पास होती है। याद रखिएगा, ज़्यादातर अभ्यर्थी जो है सदन के अध्यक्ष के पास इसी को सही मान लेते हैं, ये भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति के संसद में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एक यथेष्ट प्रस्ताव होता है, प्रतिस्थापित प्रस्ताव होता है, पूरक प्रस्ताव होता है, या फिर सहायक प्रस्ताव होता है? तो राष्ट्रपति के संसद में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव यानी कि मोशन ऑफ थैंक्स एक यथेष्ट प्रस्ताव होता है। याद रखिएगा, प्रतिस्थापित प्रस्ताव नहीं होता है। ठीक है, पूरक प्रस्ताव भी नहीं होता है, ना ही सहायक प्रस्ताव होता है। ठीक है, तो ये थे प्रस्तावों से संबंधित प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न। यदि आपके प्रीलिम्स में या मुख्य परीक्षा में कोई भी प्रश्न आता है तो 100% आप उसे कर पाएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.